नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों इससे पहले वाली जो हम लोगों की क्लास थी उसमें अपन ने व्यंजन संधि पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो है विसर्ग संधि। आज की जो हमारी क्लास है वो है विसर्ग संधि। देखो, विसर्ग संधि, किसी भी संधि को पहचानने के दो तरीके। एक तो जब संधि युक्त शब्द दिया हुआ है तो कैसे पहचाने, एक जब संधि विच्छेद दिया हुआ है तब कैसे पहचाने, और जब संधि विच्छेद दिया हुआ है तब विसर्ग संधि को पहचानना सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि संधि विच्छेद किए हुए में प्रथम पद के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है। अन्य कोई भी स्वर संधि में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिसमें प्रथम पद जो है उसके अंत में विसर्ग आती हो। व्यंजन संधि का भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें प्रथम पद के अंत में विसर्ग आती हो। एक विसर्ग संधि ही ऐसी संधि है, एकमात्र संधि है कि जिसमें प्रथम पद के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है। बाकी अन्य किसी संधि में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और संधि युक्त शब्द दिया हुआ हो तब कैसे पहचाने, तब अपन इसके नियम पढ़ते जाएंगे। उन नियमों में क्रम से अपन देखते जाएंगे कि किस प्रकार से संधि युक्त शब्द दिया हुआ आ जाए तो आपको विसर्ग संधि ही करनी है। यानी अब विसर्ग संधि जो है, एक तो प्रथम पद होगा और प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगी, फिर धन चिन्ह होगा और फिर द्वितीय पद होगा। फिर क्या होगा? द्वितीय पद होगा। अब यहां तो विसर्ग हमेशा आएगी, ये विसर्ग तो हमेशा आएगी। अब विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। चाहे कोई सी भी स्थिति हो, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो हमेशा विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब परिभाषा में इसको मैं व्यवस्थित कर रहा हूं। जब विसर्ग का स्वर तथा व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। को विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो, मैंने क्या समझाया था आपको कि प्रथम पद होगा, द्वितीय पद होगा, प्रथम पद में विसर्ग होगी, विसर्ग का मेल स्वर के साथ में हो सकता है, व्यंजन के साथ में हो सकता है, तो विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा। इसी को मैंने परिभाषा में लिखा है। जब विसर्ग का स्वर तथा व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। मैंने इसको सूत्र में भी व्यवस्थित किया, परिभाषा के रूप में भी, और जैसे आप उदाहरण के द्वारा इसको समझना चाहें तो उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे अपने सामने है तपः धन बल, तपः धन बल। अब देखो, ये तो हो गया प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। क्या लिखा? प्रथम पद द्वितीय पद। प्रथम पद के अंत में क्या होगी? विसर्ग। बोलो, प्रथम पद के अंत में क्या आ रही है? विसर्ग आ रही है। द्वितीय पद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। क्या आ रहा है यहाँ? व्यंजन आ रहा है।
विकार किसमें होगा? विसर्ग में होगा, यानी इस विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। तो इस विकार को अपन क्या कहेंगे? इस वाले विकार को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। अब इसके बाद में मित्रों, हिंदी के अनुसार तो विसर्ग संधि के प्रकार होते नहीं है, लेकिन संस्कृत के अनुसार विसर्ग संधि के 3 प्रकार होते हैं। और कई बार हिंदी में भी इन प्रकारों को पूछ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इन प्रकारों को पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे देगा, और ऑप्शन में देने के बाद में उसमें जो परिवर्तन होता है उस आधार पे आपको पूछ लेगा कि विसर्ग संधि का कौन सा प्रकार है, व्यंजन संधि वो यानी विसर्ग संधि का कौन सा प्रकार है। तो देखो, विसर्ग संधि का वैसे तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो विसर्ग में उत्पन्न होने वाला जो विकार है, विसर्ग में उत्पन्न होने वाला जो विकार है, ध्यान से सुनना, विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। देखो, विसर्ग में होने वाले विकार के आधार पर, विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। दूसरा जो प्रकार है वो है ऋत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि। तीसरा जो प्रकार है वो है उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। यानी विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। जब विसर्ग को स का आदेश होता है तो सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। जब विसर्ग को र का आदेश होगा, ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। जब विसर्ग को उ के अनुसार बनने वाले ओ का आदेश होता है तो प्रकार क्या कर दिया गया? उत्व विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया कि विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। तो विसर्ग संधि में जो विकार में परिवर्तन होता है, यानी विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वो 3 प्रकार से होता है। या तो विसर्ग को स का आदेश होगा, वो जो स है वो तालव्य भी हो सकता है, दंते भी हो सकता है, मूर्धन्य भी हो सकता है। अब विसर्ग को स का आदेश हो रहा है तो सत्व विसर्ग संधि बना दी। अब चाहे कोई से भी स का आदेश हो रहा हो, चाहे तालव्य स का आदेश हो रहा हो, चाहे मूर्धन्य स का आदेश हो रहा हो, चाहे दंते स का आदेश हो रहा हो। अब विसर्ग में परिवर्तन होता है र, यानी विसर्ग को र का आदेश होता है तो इसको नाम दे दिया गया ऋत्व विसर्ग संधि। और विसर्ग में उसे बनने वाले ओ का आदेश होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया उत्व विसर्ग संधि। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जहां भी स बन जाए, चाहे तालव्य, चाहे मूर्धन्य, चाहे दंते, कोई सा भी स बने, सत्व विसर्ग संधि होगी। जहां र बने वो ऋत्व होगी और जहां ओ बने वो क्या होगी? उत्व होगी। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है इसको पहचानना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि। सबसे पहली आती है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि। अब इसमें क्या होता है? देखो, अपन ने पढ़ा कि विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर विभाजन होता है। विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर। अब यहां सत्व पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब विसर्ग को स का आदेश होगा। तो नियम क्या कहता है? देखो, पहला जो नियम है यहां वो कहता है कोई भी स्वर
कोई भी स्वर और इसके बाद में यदि विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य स आए तो ये जो विसर्ग है इसको तालव्य स का आदेश होता है। किसका आदेश होता है? तालव्य स का आदेश होता है। हमेशा ध्यान रखना, कैसा भी उदाहरण आ जाए, अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग आ रही है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो च, छ, स में से यदि कोई एक वर्ण आ रहा है तो हमेशा विसर्ग को किसका आदेश होगा? तालव्य स का आदेश होगा। यानी अब इसको मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति तो किसमें होगी? प्रथम पद में, प्रथम पद में। और ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति किसमें होगी? द्वितीय पद में। ये वाली स्थिति किसमें होगी? द्वितीय पद में होगी। ये सभी स्थितियां चाहे किसी भी में आ जाएं, और ऊपर वाली जो स्थितियां हैं वो संधि विच्छेद में, नीचे वाली स्थिति संधि युक्त शब्द में। अब संधि युक्त शब्द में देखो, एक तो आना चाहिए स, छ, एक आना चाहिए स, छ और एक आना चाहिए स, स। ये जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति हमेशा ध्यान रखना संधि युक्त शब्द में होगी। संधि युक्त शब्द में कैसा भी उदाहरण आ जाए आपके सामने, कैसा भी उदाहरण लिखा हुआ है, यदि उस उदाहरण में इन तीन में से कोई भी एक स्थिति आ जाए, आपको यही नियम लगाना है। सत्व विसर्ग संधि करनी है, दूसरी संधि ही नहीं करनी। अर्थात ये बात याद रखो, किसी भी शब्द में स, छ, स, ये स्थिति आ रही है तो संधि विच्छेद जब उस शब्द का करते हैं तो जो स है वो स विसर्ग में बदलता है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? देखो, आपके सामने मैंने उदाहरण लिखा निशुल्क। अब भाई आपने कैसे पहचाना कि इसमें विसर्ग संधि है? तो आप कहेंगे कि सर आपने ये तीन स्थितियां लिखी हैं। बिल्कुल लिखी है। तो ये वाली स्थिति इसमें आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो इसका मतलब विसर्ग संधि है, और स वाली है तो सत्व विसर्ग संधि है। अब संधि विच्छेद करेंगे तब क्या करेंगे? ये जो स है इसके स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। लगाओ, नी विसर्ग धन, आगे वाला ऐसा का ऐसा आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नी है धन शुल्क, आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, आपके सामने है निश्चल, आपके सामने लिखा हुआ है निश्चल। बोलो ये वाली स्थिति है या नहीं है? आ रही है। यानी इस नियम के लिए सत्व विसर्ग संधि का जो पहला नियम है, इसके लिए संधि युक्त शब्द में ये स्थितियां आपको देखनी है। बोलो स, छ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। संधि करेंगे तो क्या करेंगे? इस स को विसर्ग का आदेश कर देंगे और बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे छल ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब ये तो बात हुई कि संधि युक्त शब्द दिया हुआ था, उसका संधि विच्छेद कैसे करना था, ये हमें आ गया। तीन स्थितियां याद रखेंगे। ये तीन स्थितियां जहां भी आएंगी वहां सत्व विसर्ग संधि करेंगे, और जो स आएगा उसके स्थान पे विसर्ग लगाएंगे, बीच में धन चिन्ह लगाएंगे और बाकी शब्द को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब संधि विच्छेद दिया हुआ आ जाए तब कैसे करेंगे? अब देखो, संधि विच्छेद में आपके सामने है आह धन चरिय, आह धन चरिय। क्या है? आह धन चरिय। अब देखो, कोई भी स्वर, फिर वो द्वितीय पद, ये प्रथम पद। प्रथम पद में मैंने लिखा कोई भी स्वर
बोलो यहां सवर आ रहा है। अब यहां ये मत देखना, सवर है वो व्यंजन के साथ में भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है। फिर देखो विसर्ग, विसर्ग आ रही है। फिर देखो च, छ, स, तीनों में से एक वर्ण च आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो विसर्ग को किसका आदेश होगा? तालव्य स का आदेश होगा और शब्द बन जाएगा आश्चर्य। और शब्द क्या बन जाएगा? आश्चर्य। तो इस प्रकार से इस पहले नियम को आपको याद रखना है, सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम। दूसरा जो नियम है अपन पढ़ रहे हैं सत्व विसर्ग संधि। अब देखो इसमें सत्व विसर्ग संधि में दूसरा जो नियम होगा वो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि कोई भी सवर सवर के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में यदि ट, ठ, मूर्धन्य स आए तो यहां विसर्ग जो है इसको मूर्धन्य स का आदेश होगा, मूर्धन्य स का आदेश। ये वाली जो स्थिति है मैंने बता दी, बार बार बता रहा हूं, ये वाली स्थिति किसमें होगी? प्रथम पद में होगी, ठीक है जी। और ये वाली जो स्थिति है वो किसमें होगी? द्वितीय पद में होगी, द्वितीय पद में ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और संधि युक्त शब्द में ये वाली स्थिति मिलेगी। अब अपन संधि युक्त शब्द में कैसे पहचाने? तो संधि युक्त शब्द में पहचानने का सीधा सा तरीका है सेठ है और से। ये जो तीन स्थितियां हैं, ये वाली जो तीन स्थितियां हैं, ये किसी भी शब्द में आए संधि युक्त शब्द में होंगी, संधि युक्त शब्द में। अब चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए आपके सामने, आप संधि कौन सी करेंगे? विसर्ग संधि। कैसा भी शब्द आपके सामने आया, अगर संधि युक्त शब्द दिया हुआ है, आप ये देखेंगे कि उस शब्द में ये वाली स्थिति तो नहीं है क्या? अब ये वाली स्थिति नहीं है तो इसे पहले वाले नियम में जो स्थिति पड़ी वो देखेंगे। अब दोनों में से यदि कोई सी एक स्थिति मिल रही है, आप क्या करेंगे? सत्व विसर्ग संधि करेंगे, क्योंकि यहां भी स आ रहा है, पहले वाला नियम था उसमें भी स था, इसमें भी स है, दोनों में क्या आ रहा है? स आ रहा है। इस कारण से अब देखो उदाहरण के द्वारा समझे इसको। तो उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कहता है कि आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आ गया धनुष टंकार, धनुष टंकार। ये उदाहरण एक आपके सामने लिखा हुआ है, धनुष टंकार। अब यहां देखो भाई, इसमें आपको संधि का नाम पहचानना था, संधि विच्छेद आपको करना था, तो आपने संधि का नाम कैसे पहचाना? आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ने संधि युक्त स्थिति बताई थी, सेठ है। शब्द में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सेठ है की स्थिति। इसका मतलब ऐसी स्थिति जहां भी आएगी वहां संधि कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। तो यहां जो स है, मूर्धन्य स है, उसके स्थान पे क्या लगा देंगे? विसर्ग, और संधि विच्छेद कर देंगे धनु धन टंकार। हो गया संधि विच्छेद। अब मान लीजिए संधि विच्छेद तो अपन ने कर दिया, संधि युक्त शब्द दिया हुआ था उसमें क्या कर दिया अपन ने? संधि विच्छेद कर दिया। लेकिन अब ऐसा उदाहरण आ गया जिसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है, जैसे नियह धन ठुर, नियह धन ठुर। कैसा उदाहरण आया? नियह धन ठुर का उदाहरण आ गया। अब इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें करने के लिए क्या करेंगे आप? देखो प्रथम पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद,
प्रथम पद में विसर्ग विसर्ग, द्वितीय पद में ठह ठह लिखा हुआ है, इसका मतलब विसर्ग को किसका आदेश कर दो, इसका मतलब विसर्ग को मूर्धन्य स का आदेश कर दो और आगे लिख दो इसको, विसर्ग मूर्धन्य में बदल गई और क्या बन गया, निष्ठुर। जैसे आपके सामने आ गया युधिष्ठिर, आपके सामने उदाहरण आ गया युधिष्ठिर, आगे उदाहरण कैसे पहचाना भैया आपने, क्योंकि सर सेठे वाली स्थिति आ गई इसमें। अब सेठे वाली स्थिति आ गई तो इसका मतलब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, केवल मूर्धन्य स, ये वाला जो मूर्धन्य स है इसको विसर्ग का आदेश हो जाएगा, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो विसर्ग है मूर्धन्य स है उसको विसर्ग का आदेश कर दो, बाकी कुछ नहीं। अब यहां ध्यान देंगे, ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, क्या ध्यान देने योग्य बात है, ये जितने भी उदाहरण हैं विसर्ग संधि में भी शामिल हो रहे हैं, व्यंजन संधि में भी शामिल हो रहे हैं, दोनों में आते हैं। व्यंजन में आपने इसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, कौन सा उदाहरण, युधिष्ठिर वाला ही बताया था, अनुष्ठान वाला ही बताया था। वहां क्या किया था अपन ने, वहां किया था कि स त थ द ध न धन चिन्ह ट ठ ड ढ अण, तो इसका आदेश अपन मूर्धन्य स को कर रहे थे, ऐसा नियम बताया था ना। उस नियम के अनुसार इन उदाहरणों में प्रायिकता जो है वो व्यंजन संधि को दी जाएगी, विसर्ग को नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर शब्द आ गया और उसका संधि विच्छेद, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि युधिष्ठिर है तो युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद है अभी अपन ने किया, युधि धन फिर भी होता है, फिर एक अपन संधि विच्छेद जो युधिष्ठिर का होता है वो संधि विच्छेद युधि धन स्थिर भी होता है, युधि धन स्थिर भी होता है। दो में पढ़ा अपन ने, ये विसर्ग में भी पढ़ रहे हैं, व्यंजन में भी पढ़ रहे हैं ये, यानी ये उदाहरण तो ये तो किसके अनुसार हो गया, विसर्ग के अनुसार, और ये किसके अनुसार हुआ, व्यंजन के अनुसार। अब एग्जाम में जब आएगा ये ऐसा प्रश्न तो वहां ये भी आपके सामने ऑप्शन में होगा और ये भी आपके सामने ऑप्शन में होगा। अगर वहां आप ये वाला करते हैं तो फिर वो गलत होगा, ये वाला करते हैं तो गलत होगा, ये वाला क्या होगा, सही होगा। युधिष्ठिर में मान लीजिए युधिष्ठिर का संधि विच्छेद पूछ लिया, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, तो ये गलत है, यही क्या है, सही है। युधि धन स्थिर ही क्या होगा, सही होगा। कैसे हुआ स्थिर, ये अपन व्यंजन संधि की जो अपनी पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में देख चुके हैं, तो इनमें ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए और उदाहरण देख लो, अनुष्ठान है। अब अनुष्ठान जो शब्द है मित्रों, इसका व्यंजन संधि के अनुसार, क्योंकि मूर्धन्य स के बाद में ठे आ रहा है तो विसर्ग प्लस यानी धन चिन्ह ठान बनता है, और अनुष्ठान जो है इसका जो संधि विच्छेद है वो अनुधन स्थान भी होता है, अनुधन स्थान भी होता है। ये किसके अनुसार हुआ, ये विसर्ग के अनुसार। ये किसके अनुसार हुआ, ये व्यंजन के अनुसार। अब दोनों में से सही कौन सी है, ऊपर वाले में मैंने विसर्ग को क्या बताया, गलत बताया, यानी विसर्ग क्या होगी, गलत। सही कौन सी होगी, व्यंजन संधि। मान लीजिए ये ए ऑप्शन है, ये वाला ए ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन है। अनुष्ठान का पूछ रहा आपको, ये भी संधि विच्छेद किया हुआ है, ये भी संधि विच्छेद किया हुआ है, ये करके आ रहे हैं आप, गलत हैं। ये वाला क्या है आपका, सही है। तो इसमें ध्यान दें,
सत्व विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम में व्यंजन संधि भी होती है और स्वर विसर्ग संधि भी होती है। व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है, लेकिन एग्जाम में सही कौन सी मानी जाएगी? एग्जाम में सही व्यंजन मानी जाएगी, विसर्ग नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान रखना। जैसे और उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने आ गया एक उदाहरण है, जैसे आपके सामने अनुष्ठान वाला देख लिया था अपन ने, प्रतिष्ठित। आपके सामने उदाहरण है प्रतिष्ठित। ये उदाहरण दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया। विसर्ग संधि के अनुसार क्या बताया? प्रतिहि धन ठित, विसर्ग संधि के अनुसार। दूसरा जो मान लीजिए प्रतिष्ठित आ गया और मैंने आपको इसका संधि विच्छेद व्यंजन संधि के अनुसार बताया, प्रतिधन स्थित। प्रतिधन स्थित एक ही शब्द है और वो दो जगह शामिल हो रहा है। अनुष्ठान जो है व्यंजन में भी आ रहा है, विसर्ग में भी आ रहा है। दोनों के अनुसार संधि विच्छेद भी मैंने कर दिया और आपको समझा भी दिया पूरा कि कैसे ये संधि विच्छेद हुआ। लेकिन अब अपने ऊपर है, एग्जाम में जब आएगा तब ऑप्शन में ये भी दिया हुआ मिलेगा और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ मिलेगा। दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, विसर्ग वाला भी ऑप्शन में मिलेगा, बिना विसर्ग वाला भी ऑप्शन में मिलेगा। अगर वहां आप विसर्ग वाले को प्रायिकता देकर आ रहे हैं तो यह है गलत। ये क्या है? गलत। और यदि आप व्यंजन को प्रायिकता दे रहे हैं तो ये क्या है? सही है। तो ध्यान दें, विसर्ग और व्यंजन में से सही संधि कौन सी मानी जाएगी? व्यंजन मानी जाएगी दूसरे नियम में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद मित्रों।